अस्सलामुअलैकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान और आज हम अगला नए एफोरिज़म को डिस्कस करते हैं। और इससे पहले हमने 60 एफोरिज़म्स पढ़े हैं। उम्मीद है कि इसके जो बुनियादी कंसेप्ट्स थे वो आपको समझ आ गए होंगे। अभी आपके सिर्फ जो थ्योरेटिकल पार्ट है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का, उसके सिर्फ 10 एफोरिज़म्स रह गए। आज हम 2 एफोरिज़म्स पढ़ेंगे, 61 एंड 62। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन के कंसेप्ट्स जो हैं मेडिसिन के, वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आइडियल सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। पीछे आपको डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बताए और उसका बॉडी के अंदर मेडिसिन का क्या एक्शन एंड रिएक्शन होता है, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट दिया। और ये भी कंसेप्ट दिया कि कौन सा सिस्टम नेचुरल लॉज पे डिपेंड करता है, कौन सा उसके अगेंस्ट है। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि फितरत के ख़िलाफ़ जो भी जाता है उसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एफोरिज़म नंबर 61, 62, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आइडियल सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। 61 में डॉक्टर हानमन कहते हैं, हैड फिजिशियन बीन कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन द सैड रिजल्ट ऑफ एंटागोनिस्टिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन दैट हैड लॉन्ग सिंस डिस्कवर्ड द ग्रेन ट्रूथ। तो कहते हैं कि फिजिशियन जो एंटागोनिस्टिक एंटीपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और जो मेडिसिन मरीज़ के अंदर सप्रेशन कॉज कर रही है, यानी जो नेचुरल डिजीज़ है उसको स्ट्रॉन्ग हीरिक क्रूड डोजेस से उसको सप्रेस किया जा रहा है। तो और आज भी हम देख रहे हैं कि क्रॉनिक पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ दवाइयाँ खिला के उसका मसला जू का तू ही है, बल्कि मसला बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप ये समझ जाएं कि ये लॉ ऑफ डिसिमिलर के तहत ये हो रहा है, तो फिर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इसके अपोजिट जो है ना, ये जो लॉ ऑफ डिसिमिलर के अपोजिट क्या है, लॉ ऑफ सिमिलर, अपॉन विच होम्योपैथिक सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन। तो वो लॉ में भी बेस्ट हो क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए। तो आगे क्या चाहिए, दैट द ट्रू रेडिकल हीलिंग आर्ट मस्ट बी फाउंड इन द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ सच एन एंटीपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ डिजीज़। देखें, डॉक्टर हानमन से पहले भी इसका कहीं ना कहीं जिक्र आया कि 2 बड़े सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक है, एलोपैथी जो है ना लॉ ऑफ डिसिमिलर पे बेस करने वाला, एक लॉ ऑफ सिमिलर पे। तो हानमन ने प्रैक्टिकली हम तक ये पहुंचाया। लेकिन एक बंदा अगर लॉ ऑफ डिसिमिलर के तहत प्रैक्टिस कर रहा है, एंटीपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है और उसको ये भी मालूम हो रहा है यार इससे सप्रेशन का ज़रूरी वक्ती फ़ायदा हो रहा है, तो क्या उसके जहन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि इस एंटीपैथी के अपोजिट जो होम्योपैथी है इसको भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो लेकिन आज तक इतनी मायूसिया, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट इतनी मायूसिया देखी, लेकिन उनको ये समझ नहीं आई कि इसका कहीं ना कहीं इलाज भी है और इसके अपोजिट ही है जो हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, they would have become convinced that as a medicinal action antagonistic to the symptom of the disease, an antipathically employed medicine is followed by only in transient relief, and after that is passed by invariable aggravation. The converse of that procedure, the homeopathic employment of medicine according to similarity of symptom, must effect a permanent and perfect cure. यानी जब वो एंटीपैथिकली कोई मेडिसिन देते हैं जो अंदर सिम्टम्स हैं मरीज़ के, आप ऐसी दवाई दे रहे हैं जो उसके सिम्टम्स के साथ बिल्कुल अपोजिट रिलेशनशिप है। जस्ट वी एक्सप्लेन बिफोर different examples that for diarrhea they are using opium like medicines, for constipation they are using purgatives, ठीक है, for insomnia they are using like sleeping pills or something like that जो profound sleep पैदा करे। तो एंटीपैथिकली, और हमने ये भी देखा कि एंटीपैथिकली जब उस मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म होता है तो डिजीज़ फिर निकल आती है, वो वक्ती तौर पे सस्पेंड हो जाती है। तो अगर उससे वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है और होल डिजीज़ एग्रीवेट होती है
तो क्या इसके अपोजिट वाला सिस्टम होम्योपैथी अगर हम इस्तेमाल करें, यानी जो आर्टिफिशियल डिजीज़ है, नेचुरल डिजीज़ है बॉडी में, वैसे ही सिमिलर सिम्टम्स पैदा करने वाली दवाई हम दे दें, होम्योपैथिक मेडिसिन दे दें मिनिमम डोज में, तो परफेक्ट और परमानेंट क्योर होगा? क्या उसके जहन में ये सवाल नहीं है? हनुमान सवाल पूछ रहा है। इफ़ एट दैट टाइम द ऑपोजिट ऑफ द लार्ज डोजेज द मोस्ट माइन्यूट डोजेज आर एग्जिबिट, but neither the obvious aggravation that ensues from their antipathic treatment nor the fact that no physician ever effected a permanent cure of disease of considerable or of a long stand unless some homeopathic medicine agents was accidentally a chief ingredient in his prescription, nor yet the circumstance that all the rapid and perfect cure that nature ever performed। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो इतने लार्ज डोज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उनको ये नहीं समझ में आता कि माइन्यूट डोज जो कम डोज है वो ज़्यादा इफेक्टिव है? और उन्होंने नेचर से भी ये नहीं सीखा कि नेचर कैसे, जैसे स्मॉल पॉक्स अपनी ही जैसी सिम्टम्स रखने वाले को उसने क्योर किया, और ये मेडिकल के लिटरेचर में मौजूद है। तो उन्होंने इससे नहीं सबक हासिल किया कि जो नेचर ने क्योर किए सिमिलैरिटी, या बाय चांस उनके प्रिस्क्रिप्शन में अगर कोई ऐसी होम्योपैथिकली मेडिसिन आई है और उसने फ़ायदा ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया है, तो क्या उनको समझ में नहीं आई? जैसे फॉज नंबर 46 में हमने लॉ ऑफ सिमिलर के नेचर के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े। वर ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सुपरवीनिंग ऑफ द ओल्ड डिजीज ऑफ वन ऑफ द सिमिलर करेक्टर एवर टॉट देम ड्यूरिंग सच अ लॉन्ग सीरीज ऑफ सेंचुरीज दिस ट्रुथ द नॉलेज ऑफ विच कैन अलोन कंड्यूस टू द बेनिफिट ऑफ द सिक। तो ये बात समझ में नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ी गलती हम होम्योपैथ की है, हमने होम्योपैथी को जैसे बाकी जो कम्युनिटी है सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक है उनको प्रेजेंट ही नहीं किया। अगर हम इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर लें थ्रू आवर क्लिनिकल रिजल्ट्स, देखें एक प्रैक्टिकल बात होती है और एक थ्योरेटिकल बात होती है। एक होता हवाई तीर चलाना और एक है निशाने पे लगाना। तो क्या ऐसा कोई होम्योपैथ है जो अपने क्लिनिकल रिजल्ट्स शो कर सके, भाई ये पेशेंट था, ये इनक्योरेबल केस है, ये सीलिक डिजीज़ है, ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये अस्थमा है, ये पैरालिसिस का पेशेंट है, ये एड्स है, ये कैंसर है, ये बिफोर और आफ्टर टेस्ट है? क्या कोई पेशेंट ठीक है? नहीं किया। वजह, दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, पढ़ना ही गवारा नहीं किया। तो आप इस बुक को पढ़ें, ये आपको बहुत कुछ देगी, और उसको फॉलो करें, क्लिनिक में इसको अप्लाई करें, तो यकीन करें आज भी ये बुक उतनी इफ़ेक्टिव है जितनी हनुमान के ज़माने में थी। और आप इसको एक दफ़ा अप्लाई करके तो देखें, आपके फंसे हुए केस निकलेंगे। जो केस क्रॉनिक हैं, जो वर्षों से मरीज़ आपके क्लिनिक में ख्वार हो रहे हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मैंने देखे अपने क्लिनिक में, यकीन करें। मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपने भाइयों को ये इस पे लाऊं। तो प्लीज़ आप इसको समझें और इस बुक को फॉलो करें। इस बुक को अगर फॉलो अप नहीं करेंगे, आपके क्लिनिक में सब कुछ होगा लेकिन शिफा नहीं होगी। ठीक है, पैलिएशन या सप्रेशन होगी, और हमसे बेहतर मेडिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले ज़्यादा पैलिएशन सप्रेशन कर रहे हैं, वक्ती इफाका वो दे रहे हैं लोगों को। लेकिन आप भी अगर शॉर्टकट्स में लगेंगे, आप भी इन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, तो बात मैंने उस दिन भी कही थी कि खुदाई पकारुन की और बिजलाई पतारुन की गुती मावा, इसका तर्जुमा भी मैंने किया था। यानी हाँ, अफॉर्जम नंबर 62 But on what this pernicious result of the palliative antipathic treatment and the efficacy of the reverse the homeopathic treatment depend is explained by the following facts, deduced from manifold observation which no one before me perceived, though they are so very palpable and so very evident and are of such infinite importance to the healing art। यानी ये जो दोनों सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक के रिज़ल्ट हैं, या जो एंटीपैथिकली मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्ती तौर पे पैलिएशन कर रहे हैं, उनके रिज़ल्ट प्लस बीमारी का पहले से ज़्यादा बढ़ जाना हमने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा।
और होम्योपैथी की एफिकेसी अगर आपने अपने क्लिनिक में नहीं देखी, आइए मेरे क्लिनिक में, उम्मीद होम्योपैथिक क्लिनिक में, आई विल शो यू द रिजल्ट in incurable cases where patient become despair when there is no hope for the patient. Alhamdulillah, I cure many patient. You can visit. On one side, you saw the pernicious result of allopathic treatment, and another side, I will show you the power of homeopathy in incurable cases. With facts, with proof, with evidences. तो एक अक्ल रखने वाला आदमी होम्योपैथी को अडॉप्ट करेगा, चाहे वो हकीम है, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर है, चाहे वो एक होम्योपैथी को हल्का समझने वाला या होम्योपैथी को पार्ट टाइम समझने वाला, वो रियल और प्योर होम्योपैथी पे आएगा। मेरे और मेरे दोस्तों के रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो प्रैक्टिस है उसको देख के और उनके क्योर्ड केसेस को देख के, तो आप आए और विज़िट करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे। अगले 2 लेक्चर में आपका थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।